मार्केट के एक्शन पर नजरें रखें, जहां पर आज हमने देखा है सुबह खुलने के साथ ही बिकवाली के दबाव के साथ हम कारोबार करते दिखाई दिए हैं। हालांकि डे लो जो करीब 15,600 के आसपास का था, वहां से चाल बाजार की सुधरी जरूर है, लेकिन हल्का प्रेशर अभी भी कायम है। 55 अंकों का नुकसान निफ्टी पर। निफ्टी बैंक की ज्यादा धुलाई हुई, इंट्राडे में हम 400 पॉइंट नीचे हैं। लेकिन अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर ध्यान दें तो धीरे धीरे करके जो बढ़ने वाले काउंटर्स की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। गिरने वाले काउंटर्स की संख्या तो ज्यादा है ही, लेकिन जो दबाव वाले स्टॉक्स थे, जो हरी लकीर आप देख रहे हैं, उसकी चाल बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। होपफुली हम ज्यादा रिकवरी देख पाए, आज नहीं तो कल तक। लेकिन फिलहाल मार्केट में हमने देखा ओवरऑल मूड थोड़ी से दबाव मुनाफा वसूली का कायम है। तो अब तक के हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 15,700 इस लेवल को होल्ड करने की पूरी कोशिश आज दिन भर देखने को मिली। उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमने देखा है ये 15,700 के लेवल को हमने रिस्पेक्ट किया है। हालांकि सेल साइड की पोजीशंस अब भी कायम हैं। बैंकों की ज्यादा पिटाई हुई है। आज इंट्राडे में 400 अंकों से ज्यादा का नुकसान दरअसल निफ्टी बैंक ने दिखाया। इस समय भी 350 पॉइंट नीचे है। अगर आप ध्यान दीजिए, आज सबसे बड़ी बिकवाली की वजह अदानी ग्रुप शेयरों में आया सेल ऑफ है। ये पूरा पैक आज फोकस में, और ये स्टॉक सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। आज पावर कंपनियां, सरकारी बैंक, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। थोड़ा बहुत अगर मार्केट को सहारा मिला है डिप्स पर, वो टेक्नोलॉजी और फार्मा स्टॉक्स की बदौलत है। तो ये फिलहाल मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल। अब गाबा साहब से जानेंगे कि इस समय इंडेक्स में क्या ट्रेड लेना है, साथ ही साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या तेजी की पोजीशंस हील है या फिर मंदी के सौदे भी सामने आने लगे हैं। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। बताइए, आज सुबह में एक शेकआउट हुआ, 15,600 को टेस्ट हुआ और उसके बाद एक पुल बैक है। इंडेक्स पर क्या अप्रोच हो? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। ऐसा है कि गैप डाउन जो नजर हुआ वहां पर बाइंग आ गई, क्योंकि जो शॉर्ट्स थे फ्राइडे को उन्होंने कवर किए। उससे एक लगातार हम थोड़ी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। हम बैक टू कह सकते हैं सेलिंग जोन के। यहाँ पर रेसिस्टेंस है। एक दो बातें क्लियर करनी चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर मार्केट स्ट्रेच है, वीकनेस नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं स्ट्रेचिंग के बाद अनस्ट्रेचिंग होगी, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन और बोथ। और एक गैप डाउन हुआ, अब ये साइडवेज जोन पर है। यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारेगा प्राइस टाइम वाइज करेक्शन के लिए, और फिर एक ट्रेंड उभर कर आएगा। लॉन्ग होना चाहिए जब वो कल फ्राइडे का हाई जब पार हो जाए, वहां पर फ्रेश लॉन्ग आएंगे। तब तक मार्केट चॉपी हो सकता है और हमको रहना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक। कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करें, चॉपी रहेगा मार्केट, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा जरूर। तो बताइए क्या चुना है आपने, क्या ट्रेड्स ध्यान में है? अमर राजा बैटरीज, यहाँ पर तेजी है। मेरा टारगेट 780 का है। अब उसको बढ़ा देते हैं क्योंकि थोड़ा अपमूव मिल गया है अमर राजा बैटरी में, और एक कंफर्मेशन भी आ गया कि अब तो मैं जा रहा हूं ऊपर। तो अमर राजा बैटरी में 780 का मैं टारगेट 785 790 कर दूंगा कल तक के लिए। स्टॉप होगा 760। तो अमर राजा बैटरीज में बाइंग है। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है डीवीज लैब। यस, डीवीज लैब में कह सकता है कि एक अपमूव है, और ये अपमूव यहाँ से फ्रेश शुरू हुआ है। प्रीवियस स्ट्रक्चर तो आए है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ तो है। इसका टारगेट करीब 4,500 का है आते दिनों में। स्टॉप होगा 4360। तो अमर राजा बैटरी और डीवीज पर दोनों ही लॉन्ग साइड। 4,500 के टारगेट के लिए एक मौका डीवीज लैब में तेजी का लेना है। 4360 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और दूसरी तरफ अमर राजा बैटरी पर ध्यान दीजिए, 790 का टारगेट यहां और 760 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए फटाफट आपको बता दें आज एक्शन में कौन कौन से स्टॉक से कहां पर सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे लूजर्स, क्योंकि 150 पॉइंट दरअसल नीचे है ये इंडेक्स आज ट्रेड में। तो भेल खराब नंबर्स के बल पर 10% टूटा है ये काउंटर। इसके अलावा डीएलएफ नंबर्स के बाद यहां पर भी हमने देखा बिकवाली हावी हुई, 3% टूटा। पावर कंपनियां में टाटा पावर करीब 1.5% नीचे, तो 5% के नुकसान पर आज के सत्र में मजगांव डॉक में हमने देखा है प्रेशर साफ तौर से देखने को मिला है। इसके अलावा आप देखिए फार्मा स्टॉक्स हैं जो रेडार पर हैं। थायरोकेयर 6% ऊपर, मॉर्पेन, टोरेंट फार्मा, इप्का लैब्स जैसे काउंटर्स में हमने देखा है खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन साथ ही साथ अदानी ग्रुप का भी चार्ट, वो पूरा पैक आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि वो दरअसल आज सबसे ज्यादा बिकवाली के घेरे में है। चलिए फिलहाल मिड कैप में बढ़ने वाले शेयर आपके सामने, महाराष्ट्र सीमलेस, जे कुमार इंफ्रा,
कोची शिपयार्ड और आरवीएनएल में हमने देखा है थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर देखने को मिली है। तो ये कुछ गेनर्स एंड लूजर्स रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा मार अगर पड़ी है तो अदानी ग्रुप कंपनियों में ही देखने को मिली। और ये स्टॉक्स इनफैक्ट कुछ में तो 5% सर्किट वाले सर्किट ही लोअर साइड पर ट्रिगर हुए और कई में हमने देखा है भारी अनवाइंडिंग अब भी चल रही है। वो कोशिश करेंगे लाने की, लेकिन हम सब जानते हैं सुबह से इस पूरे पैक में दरअसल दबाव देखने को मिला है। तो गैस और ट्रांसमिशन 5% के लोअर सर्किट पर, यही हाल ग्रीन का अदानी एंटरप्राइजेस में भी हमने देखा है करीब करीब 10% के नुकसान पर ही कारोबार देखने को मिला है। तो यह है फिलहाल आपके लिए अब तक के मार्केट की चाल। काबा साहब, एक राय अदानी एंटरप्राइजेस पर अगर आप हो सके तो प्लीज दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत तगड़ी तेजी के बाद इस तरह का करेक्शन दिखा रहा है। चार्ट्स पर क्या कोई ऐसा लेवल ट्रिगर हुआ है जहां पर कुछ और पैनिक में बिकवाली आएगी, या फिर अभी भी चार्ट इंटैक्ट है और आज की बिकवाली में ज्यादा पैनिक आगे नहीं होगा? देखिए, अभी 10% डाउन है, करीब 11%, सुबह करीब 20% डाउन था। इतनी गिरावट होनी नहीं चाहिए। हाँ, जो हमने आज जो अपमूव देख रहे हैं लो लेवल्स 1260 से 1427 में देख रहे हैं जो अडानी एंटरप्राइज पर, ये एक शॉर्ट कवरिंग है जो कि फ्राइडे की थी, बस और कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग हो सकती है, लेकिन एक जगह मैं बताता हूँ वहां पर शॉर्ट फिर करना चाहिए अडानी एंटरप्राइजेस को, अगर वहां आता है तो वो है लेवल 1260। अगर 1260 ब्रेक होता है तो वहां पर एक फ्रेश शॉट आ सकती है, फिर आते दिनों में और लेवल लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर वो एक कह सकते हैं ना, चिंक इन द आर्मर 1260 का है। ओके, तो 1260 इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर वो टूटता है तो फिर थोड़ा सा पैनिक आ सकता है। और एक स्टॉक जो सुबह से टूट रहा है, भेल पर भी एक राय दीजिए। इसमें भी कोई ऐसा क्या स्तर है जिसमें जो अगर ट्रिगर हो तो शायद बिकवाली बढ़ेगी? है सपोर्ट जोन पर बेल, लेकिन इतनी गैप से गिरा है और वो गैप फिल भी नहीं हुआ। वो संकेत दे रहा है कि अब भी वीकनेस है। 66 का ये जोन है, अगर ये ब्रेक हो जाता है 66 तो वापस एक शॉर्टिंग आ सकती है बीएचईएल में। बाइंग तो बनती नहीं फिलहाल। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय इन दोनों ही स्टॉक्स पर, भेल और साथ ही साथ अदानी एंटरप्राइजेस। नॉर्मली हम आपको एक दो स्टॉक्स ऐसे स्पॉट करके बताते हैं जिसमें नया एक्शन आता हो, दिखाई दे रहा हो। इस घंटे नई खरीदारी ज्यादा काउंटर्स में नहीं देखने को मिल रही है और ना ही ऐसी बड़ी बिकवाली आ रही है जिसकी हम चर्चा करें। कुछ समय देते हैं, तब तक सुमित को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे दो कंपनियों के नंबर्स कैसे रहेंगे। एक है LIC हाउसिंग फाइनेंस और दूसरी है जुबिलेंट फूड। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, जुबिलेंट फूड के नंबर तो बाजार बहुत कीनली वॉच कर रहा है, किस तरह के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्पेशली अब लॉकडाउन का सिनेरियो, उससे पहले वाले सिनेरियो के नंबर आएंगे और उस सिनेरियो में चीज़ें इनके फेवर में आते हुए दिखाई पड़ी थी। अनलॉक का बहुत बड़ा इंपैक्ट था। तो SSSG ग्रोथ सबसे पहला नंबर, करीब करीब 14% YOY यहाँ पर एक ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ने का अनुमान बाजार में लगाया जा रहा है। करीब करीब 21 स्टोर FY21 के लिए बाजार ने ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं, लेकिन नंबर्स के लिहाज से पॉजिटिव साइड पर 14% की ग्रोथ मार्केट में अनुमान है। रेवेन्यू करीब 1050 करोड़ 909 करोड़ के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। EBITDA फ्रंट पर 273 करोड़ 171 करोड़ के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन 18 से बढ़ के 27% इस तिमाही में देखने को मिल सकते हैं और मुनाफा भी 3 गुना 33 से बढ़ के सीधे 110 करोड़ इस तिमाही के अंदर आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। सीक्वेंशियल बेसिस पर ये नंबर फ्लैट रहेगा बिल्कुल। EBITDA फ्रंट पर या मुनाफे के फ्रंट पर करीब करीब 10% की डिक्लाइन का अनुमान आप रादर लगा के चल सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर। एक अच्छी होम डिलीवरी, क्योंकि मार्केट डोमिनेंट है, 70% के आसपास का ये होम डिलीवरी मार्केट पिज्जा में डोमिनेट करते हैं, तो वहाँ से अच्छी ग्रोथ होगी। सीक्वेंशियल बेसिस पर इनके 3 प्रोमिनेंट मार्केट, जिसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र, इनमें लॉकडाउन था, तो एक उसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इनके मार्जिन्स के ऊपर एक ज़रूर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और बेस क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल लॉस भी था 12 करोड़ का, तो वो भी एडजस्ट होगा। तो ये 2-3 चीज़ें इसके ऊपर आप नज़र रखें, लेकिन सबसे कीनली जिस पे नज़र होगी वो होगी SSSG ग्रोथ 14%। और अगर जो कमेंट्री आती है गोइंग फॉरवर्ड कोविड सिनेरियो में, वो किस तरह की रहती है, ये क्रूशियल पार्ट रहेगा जिसके ऊपर आप नज़र रखें। दूसरी तरफ LIC हाउसिंग फाइनेंस के केस में NII फ्रंट पर 16% की बढ़त का अनुमान लगा रहा है बाजार। मुनाफा करीब 50% बढ़ने का अनुमान है, 633 करोड़ रुपये इस तिमाही मुनाफा रहेगा। लेकिन यहाँ प्रोविजनिंग YOY बेसिस पे स्टीपली बढ़ेगी, करीब करीब
310 करोड़ रुपए प्रोविजनिंग होगी, जो कि पिछले साल 70 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो 3 गुना करीब प्रोविजनिंग बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पर ये आंकड़ा यहाँ पर भी फ्लैटिश टोन पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुनाफा करीब 13% टूटेगा और 3% के आसपास सीक्वेंशियली रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, यानी एनआई बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्रेडिट कॉस्ट स्लाइटली बढ़ेगी, 50 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ने का अनुमान है और AUM 8% वाई बेसिस बढ़ेगा, 227 करोड़ रुपए के आसपास ये AUM का आंकड़ा रह सकता है। क्योंकि सीक्वेंशियल बेसिस पे रियल एस्टेट स्पेस में भी प्रेशर रहा तो थोड़ा इंपैक्ट उसका भी देखने को मिलेगा, लेकिन वाई बेसिस पे वहाँ पर भी अपटिक है। दोनों ही शेयरों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों शेयर चले बहुत हैं। तो अब किस तरह बाजार ने इसको डिस्काउंट किया हुआ है या नहीं डिस्काउंट किया हुआ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन नंबर जुबिलेंट के बेहतर और LIC के सीक्वेंशियली फ्लैट वाई बेसिस पे बेहतर। वाई बेसिस पर LIC के नंबर्स बेहतर रहने के आसार। स्टॉक इस समय फ्लैट ही है। निचले लेवल से हालांकि रिकवरी जरूर देखी गई है और जुबिलेंट में आधे % का नुकसान जरूर देखने को मिला है। अच्छा गाबा साहब, LIC हाउसिंग फाइनेंस कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? खरीदने लायक लेवल्स पर आ रहा है क्या? LIC हाउसिंग फाइनेंस एग्रेसिव होगा, सपोर्ट से बाउंस हुआ है, हो सकता है यहाँ से अपमूव मिले। स्टॉप होगा करीब 514 का। अगर ऐसा कुछ होता है तो 540 एक पॉसिबिलिटी है टारगेट की, लेकिन ये एग्रेसिव कॉल है क्योंकि अब तक वो ट्रैप जोन पर है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है लेकिन ट्रैप जोन पर है। तो इनफैक्ट उन लेवल्स के ऊपर निकले तभी खरीदना चाहिए। इस तरह के मार्केट में कितने लोगों में कॉन्फिडेंस है एक अग्रेसिव बाय लेने का? 400 पॉइंट के नुकसान पर एक बार फिर निफ्टी बैंक आ गया है और निफ्टी जो कोशिश कर रहा था 15,750 के पार निकलने की, फिर नीचे 15,700 की तरफ खिसकने लगा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा। कंपनी ने एक बड़ा फंड रेज किया है, किस किस ने हिस्सा लिया और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब यहाँ से आगे स्ट्रैटेजी क्या है बिजनेस को ग्रो करने की, सब पर डिटेल में बातचीत होगी कंपनी के MD और CEO उमेश रेवांकर से। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्री CNBC आवाज पर। फोकस करते हैं अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर। एक एक्सक्लूसिव बातचीत होगी। याद रखिएगा कंपनी ने फंड रेज की प्रक्रिया जो शुरू की थी वो पूरी कर ली है। अब QIP और वॉरेंट्स के जरिए करीब 2500 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं। इस फंड रेजिंग में कंपनी के प्रमोटर्स ने भी हिस्सा लिया है। कंपनी की इस फंड रेजिंग पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट के MD और CEO उमेश रेवांकर है। मिस्टर रेवांकर, जब इनफैक्ट ये आपका QIP खुला था मार्केट में काफी चर्चा थी कि बहुत बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। एक अगर हमें अंदाजा दे सके किस तरह के निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया है इस QIP में और लार्जली ये जो पैसे आपने रेस किए हैं ये कितना आपको फायर पावर देती है आगे कस्टमर्स को और पैसा लेंड करने के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए? थैंक यू। ये हमारा फंड रेजिंग प्लान हमने लास्ट ईयर किया था कोविड 1 पे। टोटल 4,000 करोड़ का शेयर होल्डर अप्रूवल लिया था हमने और 1,500 करोड़ हमने राइट्स के थ्रू प्लेसमेंट किया था। वहां भी डिमांड बहुत अच्छी मिला था और हम सोच रहे थे कि एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी और स्कोप ग्रोथ का स्कोप देखने के बाद हम दूसरा बाकी 2,500 रेस करेंगे। अभी हम सोचा कि ये तो अच्छी एक राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट एक स्कोप ग्रोथ का स्कोप हमको दिख रहा है। प्लस और दूसरा भी चीज है कि एक हमारा प्रोविजनिंग, अभी हमने लास्ट ईयर पूरा 2,600 करोड़ का प्रोविजनिंग किया था और इस कोविड 2 आने के बाद हम सोच रहे थे कि हमारा प्रोविजनिंग और स्ट्रेस टेस्ट करके री एग्जामिन करें और कुछ और एडिशन प्रोविजनिंग करना चाहिए और करना है तो एक अमाउंट एक अंदाज करना बोल के हमने प्लान किया था। और ये हम अभी Q1 रिजल्ट के साथ हम एक प्रोविजनिंग का अंदाज करके हम अनाउंस करेंगे। ये टोटल 2,500 करोड़ थोड़ा एक प्रोविजनिंग में भी यूज हो सकता है और बाकी ग्रोथ में हम निवेश करने का प्लान है। हमको एक पोस्ट मॉनसून अच्छा पेंटअप डिमांड का एक अंदाज है और मेरे ख्याल से बोथ न्यू व्हीकल एंड यूज्ड व्हीकल का डिमांड अगस्त के बाद बहुत अच्छे आने वाले हैं।
ओके, तो न्यू व्हीकल डिमांड अगस्त पोस्ट अगस्त देखने को मिलेगा और पोस्ट मॉनसून एक पेंटअप डिमांड भी देखने को मिलेगी। सर, क्योंकि आपने कहा एक स्ट्रेस टेस्ट कराएंगे, री एग्जामिन करेंगे अपने एसेट्स को, किसी स्पेसिफिक सेक्टर से आपको क्या लग रहा है प्रेशर आने की संभावना है क्या? इस समय जिन अलग अलग एरियाज में आप ऑपरेट कर रहे हैं या फिर जिन कस्टमर्स को आप इस समय सर्विस करते हैं, कहां पर इस समय आपको स्ट्रेस की साइंस दिखी हैं अंदाजन? अभी लॉकडाउन कंटिन्यू रहने से, स्कूल बंद रहने से, ऑफिसेस बंद रहने से मैक्सिमम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में, स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन में चैलेंजेस है, क्योंकि उनका रेवेन्यू स्टार्ट नहीं हुआ, उनका अर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ वो एसेट का, उसमें थोड़ा स्ट्रेस है। हमने लास्ट ईयर भी रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान हम करने के टाइम पर ये सेगमेंट को ज्यादा महत्व दिया था, इस बार भी उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा। लास्ट टाइम हमने टोटली 2.2% ऑफ द AUM को हमने रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्लान बनाया था, लेकिन मार्केट ओपन होने से हमारा रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को सिर्फ 0.5% को हम रिस्ट्रिक्ट किया था। अभी इस बार बाकी रिस्ट्रक्चरिंग कहाँ पे स्कोप है हम करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से और एक 0.5% तक हमारा एक रिस्ट्रक्चरिंग हम कर सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा डायरेक्टली इन्फेक्टेड कस्टमर्स रहेगा वायरस, वो हमको अंदाज अभी कर रहे हैं हम, उसको हम लग रहा है कि हमको लग रहा है कि वहां पे थोड़ा हम एडिशनल प्रोविजन करना उचित है। ओके, पॉइंट टेकन सर। तो ये प्राइमरीली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में ही रिस्ट्रक्चरिंग होने के ज्यादा आसार हैं, स्पेशली द स्कूल बस सेगमेंट। रेवांकर जी, ये Q1 ऑफ कोर्स हमने देखा है लॉकडाउन में निकल चुका, अब इस समय हम Q2 की शुरुआत में हैं, क्या कलेक्शंस में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है एज इन क्योंकि धीरे धीरे करके अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो गई है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर, क्या डिसबर्समेंट्स में भी पिकअप देखा गया है इन द बिगिनिंग ऑफ Q2 कंपेयर टू Q1? नहीं, Q1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम जून 14 तो जून एंड में खत्म हो जाएगा Q1, लेकिन डेफिनेटली ओपनिंग लग रहा है हमें, क्योंकि बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट ने एक ओपनिंग अनाउंस किया है और टाइमिंग ज्यादा किया है, लॉकडाउन का ये क्या शॉपिंग का टाइमिंग ज्यादा किया है। पहले 10 बजे तक ओपन था, अभी 12 बजे किया है थोड़ा स्टेट में, बाकी स्टेट में 4 बजे तक ओपन हो गया। ये मेरे ख्याल से जून एंड तक मैक्सिमम स्टेट पूरा ओपन हो जाएगा और अब बिजनेस नॉर्मल हो सकता है। और Q2 में जुलाई में नॉर्मली रेन्स ज्यादा रहता है, शुरू थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन अगस्त एंड सितंबर में मेरे ख्याल से पूरा पेंटअप डिमांड आ जाएगा। और लैंडिंग के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट का RTO ऑफिसेस अभी भी क्लोज है, वो ओपन नहीं होने से हमारा लैंडिंग करना थोड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि हमारा लैंडिंग ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद हाइपोथिकेशन नोट करने के बाद ही हो सकता है, इसलिए हमारा यूज्ड व्हीकल का लैंडिंग एक्टिविटी थोड़ा कम है और इवन नया व्हीकल का डिमांड भी थोड़ा कम है ये टाइम पर। मुझे लगता है कि एक बार शोरूम न्यू व्हीकल का शोरूम ओपन होते ही डिमांड वापस आ जाएगा। हमें कॉन्फिडेंट है कि पोस्ट जुलाई डिमांड फॉर न्यू व्हीकल एंड यूज्ड व्हीकल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी एग्री एक्टिविटी बहुत अच्छा है, कंटिन्यूस है, ई कॉमर्स एक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का डिमांड बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कंटिन्यूटी है, कहीं भी स्टॉपेज नहीं। इनफैक्ट ये आपने अच्छा आउटलुक दिया कि जुलाई के बाद एक अच्छी खासी पिकअप देखने को मिलेगी और जो प्रोविजनिंग आपने पिछले साल तैयारी की थी 2.2% की, उतनी ज्यादा करने की जरूरत ना हो, एट द मोस्ट आप आधे % की और प्रोविजनिंग करेंगे ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में जहां पर प्रेशर देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रेवांकर हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए इस समय ग्राउंड लेवल पर स्थिति क्या देखने को मिल रही है। तो जून में दरअसल कलेक्शंस में इंप्रूवमेंट है और ऑफ कोर्स उम्मीद यही है कि जुलाई ऑनवर्ड्स स्पेशली अगस्त के महीने में स्थिति में बेहतरी देखने को मिलेगी। बड़ी पेंट अप डिमांड और खास तौर से नई व्हीकल्स की डिमांड का फायदा श्रीराम ट्रांसपोर्ट को मिलेगा जरूर। गाबा साहब 1472 पर फ्लैट कर रहा है कारोबार, ट्रेड लेना है कि छोड़ दें? छोड़ देना चाहिए, मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए।
इधर फ्लैट कारोबार में फंसे नहीं, एकदम जब मूव आए बड़ा तब तेजी करें। फ्यूचर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन इधर वेज वो भी फ्लैट ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। कावा साहब आपसे लेंगे इजाजत। ब्रेक में जाते जाते फटाफट दिखा देते हैं कि खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों की ओर से क्या कुछ बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, प्रदीप होचंदा ने गुलशन पॉली ऑयल्स में दरअसल प्रॉफिट बुक कर लिया 182 पर। JSW स्टील में भी इन्होंने एग्जिट कर लिया है 730 के लेवल्स पर। नया ट्रेड इन्होंने लिया है टाटा मेटालिक्स में 1369 का टारगेट रहेगा, 1089 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये है फिलहाल आपके लिए सलाह खिलाड़ी नंबर 1 की ओर से। फटाफट आपके सामने रिटर्न्स लेकर आएंगे और ब्रेक में जाते जाते डायरेक्टर साहब प्लीज निफ्टी बैंक स्प्लिट स्क्रीन में दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है मार्केट में। यह है ताजा तस्वीर। विशाल मेहता आगे निकल चुके हैं, इनका FDC का ट्रेड बड़ा काम का निकला, लेकिन निफ्टी अब दस्तक दे रहा है 15,800 के स्तरों पर। हम रेवांकर साहब से बात कर रहे थे, बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिली मार्केट में। सिर्फ 7 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ, और निफ्टी बैंक कार्यक्रम में करीब 400 अंकों की गिरावट पर था, अब सिर्फ 150 पॉइंट नीचे है। तो स्मार्ट मूव्स आ रहे हैं इस मार्केट में, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। लेंगे एक ब्रेक, मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी, साथ ही साथ आपके लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।